MySQL इसमें क्या होता है कि ये हमारा कोई भी RDBMS है, कोई सा भी हो सकता है। हम लोगों ने MySQL को डिस्कस किया है, तो किसी भी RDBMS में जाने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हैं, उस RDBMS के एडिटर का यूज़ कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। ये आपका हो गया CUI एडिटर, कमांड यूजर इंटरफेस का एक एडिटर होता है। दूसरा होता है GUI एडिटर, और तीसरा होता है आपका ड्राइवर या कनेक्टर। तो किसी भी RDBMS के साथ अगर हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं किसी भी RDBMS के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। पहला तरीका है कि वो भी RDBMS जो भी है, आपका ओरेकल है, MySQL है या जो भी है, वो आपको एक CUI एडिटर देता है, कमांड यूजर इंटरफेस एडिटर देता है। जैसे हमारा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, जो देखने में हमारा कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही होता है। उस पर आप अपनी कमांड्स लिखते हैं और RDBMS आपका MySQL तब वहाँ जाके आपकी कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं, जो रिजल्ट लाकर आपको दे दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह से एक और एडिटर है जिसका नाम है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एडिटर क्या कहता है? ये एडिटर कहता है कि मैं आपका काम और आसान कर दूंगा, आपको काफी सारी चीजों के लिए कमांड्स लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं GUI एडिटर की बात करता हूँ तो ये हमारे MySQL के अंदर जाना जाता है वर्क बेंच के नाम। ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ तो इसका नाम था हमारा कमांड लाइन क्लाइंट। अगर हम MySQL के स्पेसिफिक होकर अगर हम बात करते हैं, अगर हम MySQL में, तो MySQL में CUI एडिटर का नाम था कमांड लाइन क्लाइंट, GUI एडिटर का नाम होता है वर्क बेंच। वर्क बेंच, तो वर्क बेंच नाम से एक एडिटर आता है जो वही काम करेगा जो आज तक आपने MySQL पे किया, क्वेरीज चलाई, टेबल बनाई, डेटाबेस देखा, तो वो काम आप वर्क बेंच से कर सकते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, ड्राइवर या कनेक्टर होते हैं। तो इनकी भी लिस्ट है, उसमें से एक का नाम है हमारा पाई MySQL, एक का नाम है MySQL कनेक्टर, एटसेट्रा। तो ये एटसेट्रा है, काफी ज्यादा है। अब ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जब मैं सर्च बार से जाके यहाँ पर लिखता हूँ MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, तो ये हमारा MySQL का CUI एडिटर हो गया। यहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। पहले पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो रूट से लॉगिन हो जाएंगे। अब पैरेलली मैं आपको वर्क बेंच एडिटर ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सर्च बार में इस बार टाइप करेंगे वर्क बेंच, तो ये आ गया MySQL वर्क बेंच। इस पे क्लिक करेंगे, MySQL वर्क बेंच पे क्लिक करेंगे। थोड़ा वेट करिए, ये लोड होगा। तो ये ग्राफिकल एडिटर है। ये MySQL वर्क बेंच एडिटर आपका लोड हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर हम लोग रूट यूजर का पासवर्ड बताते हैं जिससे कि हम अपने RDBMS से कनेक्ट हो जाएं, तो ये CUI एडिटर हो गया। इसी तरह से वर्क बेंच जो एडिटर है
वो MySQL का GUI एडिटर है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रूट यूजर पे, तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो बात एक ही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा ग्राफिकल हो गया, पासवर्ड पूछ रहा है और यही चीज यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। अब मैंने रूट लिख कर एंटर कर दिया, तो अब आप लॉगिन हो गए। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, रूट लिख कर मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अब मैं लॉगिन हो गया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आया, दोनों में डिफरेंस ये आया कि जब आप कमांड लाइन एडिटर से लॉगिन करते हैं तो आपको अभी कुछ नहीं पता कि आपके रूट यूजर में कितने डेटाबेस बन चुके हैं, या किसी डेटाबेस में कितनी टेबल बन चुकी हैं, व्यू बन चुके हैं, प्रोसीजर, फंक्शन, कुछ नहीं पता अभी आपको। आपको जो भी करना है उसकी कमांड लिखनी होगी। बट जीयूआई एडिटर में क्या फायदा है कि आपको बिना कोई क्वेरी लिखे कुछ चीजों को बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो एक ऑप्शन आ रहा है स्कीमास। तो जब आप स्कीमास पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये डेटाबेस स्कीमास को हमारा एक्सप्लेन करेगा। डेटाबेस स्कीमा का मतलब होता है डेटाबेस का नाम, कितने बने हुए हैं, हर डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल हैं, व्यू हैं, वो सब क्या कहलाता है, डेटाबेस स्कीमा। फिर किसी टेबल को क्लिक करोगे तो टेबल का स्कीमा बताएगा। तो स्कीमा का मतलब होता है डेफिनेशन। डेटाबेस स्कीमा मतलब डेटाबेस की डेफिनेशन बताएंगे, उसके अंदर की बातें बताएंगे। टेबल स्कीमा मतलब टेबल की डेफिनेशन और उसके अंदर की बातें पता चलेंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर स्कीमा पे क्लिक करता हूँ तो अभी हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास दो डेटाबेस स्कीमा तैयार हैं। पहला डेटाबेस स्कीमा है 1132 1, जो कि हमने बनाया था अपने पर्पस के लिए, और दूसरा एक इंटरनल स्कीमा है सिस नाम, जो हमने नहीं बनाया था, डिफॉल्ट होता होगा MySQL के अंदर। अगर मैं 1132 1 जो डेटाबेस है उसके अंदर देखना चाहूँ तो मैं इस एरो पे क्लिक कर सकता हूँ, और जब इस एरो पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर बता रहा है कि कुछ टेबल्स हैं, व्यूज हैं, प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं। चार चीजें होती हैं, चारों चीजें हमने पढ़ रखी है। अगर मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे पता चलेगा, देखो इसमें इतनी टेबल बना रखी है मैंने, डिटेल्स, एम्प्लॉय, HDFC, PNB, SBI, स्टूडेंट्स, ये सब टेबल बनाई थी मैंने आपको समझाने के लिए। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो पहले क्या करना होगा, जैसे भी आप 1132 1 के अंदर गए, इसी तरह से यहाँ पर अब आपको देखना है कि कितने डेटाबेसेस हैं, तो शो डेटाबेसेस। अब देखो यहाँ पर दो दिखा रहा था, एक और एक दो, यहाँ कितने दिखा रहा है, आपके चार दिखा रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो तीन आपके हिडन स्कीमास हैं। तो जीयूआई के अंदर जो हिडन चीजें हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पर आपको हिडन जो डेटाबेस स्कीमा थे वो भी दिख रहे हैं, और जो आपको दिखाए जा सकते हैं वो भी दिख रहे हैं। तो जो 1132 1 और से सब वो तो देख ही रहा है। अब मैं किसी एक के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा, यूज 1132 1। अब मैं डेटाबेस 1132 1 के अंदर आ गया, ऐसे मान लो जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता करना है इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो क्या लिखेंगे, शो टेबल। तो इसके अंदर की सारी टेबल्स आ गई। अब देखो यहाँ पर मुझे कमांड लिखनी पड़ रही है, बट यहाँ तो बस क्लिक करना है, कमांड लिखने की जरूरत ही नहीं, क्लिक करने से पता चल रहा है क्या है। अब अगर मुझे मान लीजिए पता करना है किसी पर्टिकुलर टेबल की स्कीमा के बारे में, तो यहाँ पर आपको डेस्क्राइब कमांड लिखनी होगी। यहाँ पर आपको डेस्क्राइब लिखने की जरूरत ही नहीं। आपको किसी टेबल का डेटा देखना है तो सेलेक्ट कमांड लिखनी होगी, डिलीट करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है तो कमांड लिखनी पड़ेगी। तो जो वर्कबेंच एडिटर है वो ये कह रहा है कि कमांड आप लिख भी सकते हैं, मना नहीं है, और बिना कमांड लिखे भी काम हो रहा है। जैसे अब आपको पता करना है कि आपके एम्प्लॉय टेबल में क्या डेटा पड़ा है, तो आप अपने माउस को एम्प्लॉय टेबल के पास लेकर जाइए, और जैसे ही माउस को एम्प्लॉय टेबल के पास लेकर जाएंगे उसके आगे तीन आइकन बन जाते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा वाला आइकन है ये आपका शो डेटा का है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इंटरनली आपकी सेलेक्ट क्वेरी चला दी जाएगी और आपका डेटा दिखा दिया जाएगा। कहाँ पर, देखते हैं कहाँ पर चलेगी सेलेक्ट क्वेरी, अपना सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, और टेबल के नेम के पहले उसने क्या लगा दिया, डेटाबेस का नेम, जो कि हम जानते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो ये आपका जो एरिया है वर्क बेंच पे, ये क्वेरी वाला, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। और उसके नीचे जो एरिया आ रहा है ये उसके रिजल्ट का एरिया आ रहा है। तो आप कहीं भी कुछ क्लिक करेंगे तो इस तरह से इस एरिया पे आपकी ऊपर की तरफ क्वेरी लिख जाएगी और नीचे की तरफ उस क्वेरी का रिजल्ट आ जाएगा।
तो आपकी एम्प्लॉय टेबल का ये डेटा आ गया। अब मान लीजिए आप ईएमपी टेबल की जगह स्टूडेंट्स टेबल का डेटा देखना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दो, यहाँ पर डेटा पे क्लिक कर दो, शो डेटा। अब ये स्टूडेंट डेटा आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ रोज फिल्टर करनी है तो यहाँ पे लिख दो 3, एंटर प्रेस कर दो। इस तरह से आपकी रोज आ जाएंगी। रोज आपकी चलो फिल्टर का एक बार देखना पड़ेगा, ये साथ में कंडीशन का कुछ देख रहा होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पर क्वेरी कुछ और लिखना चाहूँ तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर, या चलो इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो हम लगा सकते हैं लिमिट 3। अब जिस क्वेरी को रन करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो और ये रन का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, रन हो जाएगा। शुरू की 3 क्वेरी आपकी आ गई। तो जो भी क्वेरी आप कमांड एडिटर पे लिखते थे वो सब आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, और कमांड लिखने की बजाय आप क्लिक करके भी इस काम को कर सकते हो। जैसे अब ये जो रिजल्ट आया है, मान लीजिए मैंने कहा सारा दिखा दो, सारा आ गया। अगर मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट नहीं करता हूं तो जितनी लिखी है क्वेरी सब चलेंगी 1 बाई 1। ठीक है, अब मैं इस रिजल्ट को, अगर रिजल्ट 11 रिजल्ट ग्रेड है ना, और इसी में देखो एक ऑप्शन और आता होगा कि अगर मुझे किसी चीज को एडिट करना है, डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे इस काम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, इस रो को सेलेक्ट करो। ठीक है, और राइट क्लिक करो, डिलीट, कॉपी, है ना, 2 ऑप्शन याद है। और अगर आपको एडिट करना है, जैसे इसका मार्क्स बदलना है, तो आप मार्क्स पर माउस लेकर जाओ, डबल क्लिक कर दो, एडिटेबल हो गया। तो ये आपका 69 होगा। अब आपको इस काम को क्वारी करना होता तो अपडेट कमांड चला रहे होते हैं, अपडेट मार्क्स फ्रॉम दिस एंड दिस वेयर दिस एंड दिस। तो इस तरह से चीजें थोड़ी आसान है हमारे लिए यहाँ पर, है ना। आपको प्रोसीजर देखने हैं, कौन से प्रोसीजर हैं, 4 प्रोसीजर बने हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आप किसी चीज के बारे में आप देखना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका इंटरव्यू में काम नहीं करता है। आप अपनी क्वारी को लिखने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट से बाहर निकलकर कलरफुल आ सकते हैं दुनिया में, लेकिन कमांड ही लिखनी है। आपको इन ऑप्शन को क्लिक करने से, राइट क्लिक करने से, या जो जो आपको चीजें मिल रही हैं, इससे इंटरव्यूअर इंप्रेस नहीं होता है। तो बोलेगा इसमें आपने क्या सीखा है, ये तो मैं 8वीं क्लास के बच्चे को सिखा दूंगा, वो भी क्लिक करना नहीं मिलेगा, उसमें है क्या। तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेरी पूछता है, वो ये नहीं पूछेगा कि आपने वर्क बेंच एडिटर पे क्वेरी लिखी है या कमांड लाइन एडिटर पे क्वेरी लिखी है, आपने क्वेरी आनी चाहिए। आप कहाँ लिखोगे, जहां जहां वहां लिख लो। तो सर यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, ऑप्शन ये भी है वो भी है, मन में आएगा ये कर लो वो कर लो। तो इसलिए हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो इस इंटरफेस की बजाय हम कमांड इंटरफेस पे जाना पसंद करते हैं, ताकि जो हम करना चाहते हैं वही हमारे सामने होगा, बाकी सब दिखेगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या होता है बाकी। यहाँ से हम अपनी क्वारी को ज्यादा स्पेसिफिक होकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसलिए हम ज्यादा बार कमांड लाइन एडिटर का यूज कर लेते हैं। लेकिन कई बार जब नंबर ऑफ टेबल ज्यादा होती हैं, डेटा ज्यादा बड़ा होता है, एक टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, और मैं भूल रहा हूँ बार बार कि किस कॉलम का टाइप क्या है, किस कॉलम का नाम क्या है, तो मुझे बार बार यहाँ पे शो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। वहां पर क्या होगा, वर्क बेंच एडिटर पे अपना बीच वाला एरिया है, क्वेरी भी लिखते रहो, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ दिख रहा है, अपना देखते रहो कि टेबल का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, किसका साइज कितना है, आराम से आपको काम हो जाता है, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है वहां। तो इसलिए ज्यादातर लोग जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या टेबल का डेफिनेशन ज्यादा होता है तो वर्क बेंच एडिटर को प्रेफर कर लेते हैं। बट क्वेरी आपको फिर भी लिखनी चाहिए, आपको क्लिक विलिक वाला ऑप्शन यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब 2 तरीके हो गए। अब सर तीसरा तरीका एक और आप बता रहे थे, वो क्या है, वो बताइए। पहला वाला समझ में आ गया, हमने तो इस पर प्रैक्टिस कर ही ली। दूसरा वाला हो गया हमारा। तीसरा वाले की जरूरत क्या है, ये हमारी समझ में अभी नहीं आ रही है। तो तीसरे वाले की जरूरत यह है कि इमेजिन करिए कि आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। तो आपके जैसे कई कस्टमर्स होंगे जो उसी बैंक में अकाउंट अपना ओपन करा कर आए होंगे। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बैंक वाले ने आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी न किसी टेबल के अंदर स्टोर करे होंगे हैं। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं कि जो बैंक है,
इंडिया के अंदर जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उनका डेटा ओरेकल डेटाबेस में स्टोर होता है। ओरेकल डेटाबेस का यूज करते हैं इंडियन बैंक, है ना। और सारा सॉफ्टवेयर जो बैंकिंग का बना हुआ है वो जावा पर बना हुआ है। और जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है फिनेकल। तो फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज होता है आरबीआई के थ्रू, जावा पे बना हुआ है, इन्फोसिस कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है। और डेटाबेस यूज हो रहा है उसमें ओरेकल, ठीक है। चलो बहरहाल हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो कोई भी बैंक है, तो कोई भी बैंक अपना डेटा, अपना डेटा मतलब अपने कस्टमर का डेटा टेबल में स्टोर कर रही है, ऐसा मान के चलते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पर उसका बैलेंस होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो होंगी हमारी, ठीक है। तो अभी डॉट 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 यहाँ पर मान लेते हैं। अब मान लीजिए कोई एक कस्टमर आया, उस कस्टमर ने अपना अकाउंट ओपन कराया, तो उसका अकाउंट नंबर मान लीजिए 101 है, बैलेंस मान लीजिए 5000 है, अदर इंफॉर्मेशन। तो एक रो एक कस्टमर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी रो दूसरे कस्टमर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से जितने भी कस्टमर थे, मान लीजिए एन कस्टमर हैं, तो एन रोज हमारे टेबल के अंदर आ गई हमारी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी दिया था, फिर से शॉर्ट में दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन की कितनी रोज आ सकती है टेबल में, या एक टेबल में कितने कॉलम्स आ सकते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर साइज पे डिपेंड करता है। पूरे डेटाबेस को एक पर्टिकुलर साइज अलोकेट होता है। कोई डेटाबेस 40 GB साइज तक आपको देता है, कोई डेटाबेस 80 GB आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, कोई डेटाबेस आपको 40 TB स्पेस प्रोवाइड करता है। तो हर डेटाबेस का एक मैक्सिमम यूसेज होता है मेमोरी का, कि वो इतना यूज कर सकता है। अब आप 40 GB वाले आरडीबीएमएस का यूज करते हैं अगर, तो उसमें आप देख लो अपनी कितनी टेबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर डेटा, उसमें कितनी रो कितने कॉलम हो सकते हैं। तो साइज पे काम होता है, नंबर्स पे काम हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, जो फ्री वाले होंगे उनमें सबसे कम मेमोरी हमें मिलती होगी, और जो लाइसेंस वाले होंगे उनका मतलब ही यही होगा कि आपको डेटा यूसेज बहुत ज्यादा मिलने वाला होगा, इसी बात का वो पैसे लेते होंगे हमारे लिए। वरना अगर हम फीचर्स वाइज बात करें तो मोर और लेस सब एक जैसे ही है हम, है ना। कोई खास डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस ज्यादा आता है हमारा किसका, स्टोरेज का आता है, परफॉर्मेंस का आता है। किसी का परफॉर्मेंस स्लो है, किसी का फास्ट, ठीक है। बट हम जब सीख रहे होते हैं तो हमें इतना डेटा होता नहीं है कि हम उन बातों को कंपेयर करके समझ पाए। हमें लगता है फ्री वाले ठीक चल रहा है तो खरीदना क्यों फिर उस चीज के लिए, है ना। बट जब आप जाते हैं ह्यूज अमाउंट डेटा के साथ तो आपको ये सब डिसाइड करना पड़ जाता है, और आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, पैसा वाला पैसे ले रहा है तो क्यों ले रहा है। बराबर। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एन कस्टमर्स के अपने अकाउंट्स बनाकर टेबल के अंदर रख दिए। अब इन्हीं में से कोई कस्टमर आया, एटीएम में गया, और इसने सोचा चलो मैं अपना बैलेंस चेक करके आता हूँ। तो जब ये एटीएम की स्क्रीन पर जाएगा तो वहां पर इसको बैलेंस चाहिए। मान लीजिए ये कस्टमर वो है जिसका अकाउंट नंबर 101 था, एक हाइपोथेटिकल बात है, मान के चल रहा समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर एटीएम में वो कस्टमर आता है जिसका अकाउंट नंबर 101 और इसे अपना बैलेंस चेक करना हो, तो इसको क्या लिखना चाहिए, सेलेक्ट क्वेरी, क्योंकि डेटाबेस से कुछ भी सेलेक्ट करना है तो लिखना चाहिए सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम, टेबल का नाम बैंक है, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू 101, पिन नंबर इक्वल टू दिस, मोबाइल नंबर इक्वल टू दिस, समथिंग समथिंग क्वेरी लिखेगा। और जब वो क्वेरी चलेगी इस टेबल पे, तब यहाँ से डेटा यहाँ के डिस्प्ले एटीएम मशीन पर हो जाएगा, भाई मेरा बैलेंस ये है। और अगर मैं एटीएम में जाके कुछ विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मेरा बैलेंस मान लो 5000 है, मैंने 1000 रुपए निकाले तो 4000 रुपए रह गए होंगे मेरे, तो मुझे अपडेट क्वेरी लिखनी चाहिए, अपडेट टेबल नेम सेट बैलेंस इक्वल टू एग्जिस्टिंग बैलेंस माइनस 1000 जितना विड्रॉ करा वो अमाउंट, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस। तभी तो मेरा बैलेंस अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, वरना तो अपडेट ही नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि हम में से कभी किसी ने एटीएम में जाके ऐसी क्वेरी लिखी नहीं है। हम तो वहां पर बटन आते हैं, क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है और हम चले आते हैं। क्योंकि सर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा होना तो जरूर चाहिए, क्योंकि अगर टेबल से डेटा आ रहा है, हम देख रहे हैं टेबल का डेटा अपडेट हो रहा है,
तो बिहाइंड द सीन एसक्यूएल ही एकमात्र ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप ऐसा कर पाए। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर वो जियो एडिटर भी तो था, तो ये बताओ एटीएम की मशीन पर क्या ये खुलता है जियो एडिटर? नहीं। ये कहाँ यूज होता होगा? जहां पर बैंक का सर्वर चल रहा है उस मशीन पर ये इंस्टॉल होगा, उनके जो डेवलपर्स होंगे वो अपना देख पाते होंगे, एक यूजर थोड़ी देख पाएगा इस चीज के लिए। तो सर फिर क्वेरी भी कैसे लिखेगा यूजर? समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये काम हो जाता है, तो इसी को हमें समझना है। और इमेजिन करो, अगर हम एटीएम मशीन की स्क्रीन पर किसी भी यूजर से कहें बैलेंस चेक करने के सेलेक्ट क्वेरी लिखो, तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो पाएगा कि हर यूजर को सेलेक्ट क्वेरी आती होगी? वर्ल्ड वाइड 1% कोई आता होगा जो लोग एसक्यूएल जानते हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा होता ही होगा, पीछे टेबल चल रही है, क्वेरी भी होती है, उन्हें क्या पता, वो तो अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे, बैलेंस देखना चाहिए। पता चला एक यूजर यहाँ पर अंदर एटीएम में जाकर क्वेरी लिख रहा है, पीछे अभी लाइन लगी हुई है और वो क्वेरी चला रहा रही है उसकी, अब पीछे वाले हल्ला मचा रहे हैं, चल भाई चल, अब ये कह रहा रुक जाओ भाई रुक जाओ, क्वेरी भी चल रही है, एरर आ रही है मेरी। तो ये तो सब पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कर पाओगे आप ना? तो अब सर फिर होता कैसे? होता तो है, हमने कही तो अपने आप पेटीएम से पूछो, पेटीएम से भी तो पैसा निकाल लेते हो, बैलेंस चेक कर लेते हो, पेटीएम सारे काम कर लेते हो, स्वाइपिंग मशीन होती है, स्वाइपिंग मशीन वाला भी ये काम कर लेता है। कभी आपने फ्यूल पड़वाया होगा, शॉपिंग करी होगी, तो शॉपिंग करने वाले क्वेरी थोड़ी लिखते हैं, फिर ही आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है ना। तो इन सब के पीछे का जो आंसर है वो क्या है? इन सब के पीछे का आंसर है कि होता ये है, जो वास्तव में पिक्चर है वो ये नहीं है। वास्तव की पिक्चर होती है कि इन यूजर से हम कहते हैं भाई आपको तो क्वेरी लिखनी आती नहीं होगी और आपको पता ही नहीं क्वेरी क्या होती है, टेबल क्या होता है, आपको लिख ले मैंने आम आदमी। ठीक है, तो इसको हम एंड यूजर कह रहे हैं, आम आदमी मतलब एंड यूजर, जो ना डेवलपर है। तो तीन शब्द होते हैं, एंड यूजर, डेवलपर, क्लाइंट। एंड यूजर वो है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो यूज करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है अब, या आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट किसने तो बनाई होगी, जिसने बनाई वो डेवलपर हो गया, जिसने बनवाई वो क्लाइंट हो गया, आईआरसीटीसी क्लाइंट हो गया। मान लीजिए बनाने वाला टीसीएस है, तो टीसीएस कौन होगा, इसका डेवलपर हो गया। ठीक है, या उसको वेंडर कह सकते हैं, डेवलपर तो टीसीएस के अंदर होंगे। ठीक है, एंड यूजर कौन है, हम और आप लोग, जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट यूज करके टिकट बुक करते हैं, हम और आप लोग एंड यूजर हो गए। तीनों शब्द क्लियर है, एंड यूजर, डेवलपर, क्लाइंट। ठीक है, तो अब जो हमारा एंड यूजर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और ये यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा चांस है जीयूआई होगा। जैसे ये था ना डेवलपर के लिए वर्क बेंच एक जीयूआई होता है, ऐसे यूजर के लिए हम एक जीयूआई तैयार कराते हैं। तो ये जीयूआई कोई आर्डिनो हमें देता नहीं है पहले से, ये हमें तैयार कराना पड़ता है। और फिर इस जीयूआई में हम अपनी एप्लीकेशन के स्पेसिफिक ऑप्शन दिखाते हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि हर जीयूआई जो बनेगा वो एक जैसा काम करेगा, नहीं। तो अगर आप बैंकिंग का एटीएम का बना रहे हो तो इस जीयूआई में आप विड्रॉ, चेक बैलेंस, चेंज पिन, है ना, इस तरह के 6 7 8 10 ऑप्शन दिखाएंगे, और यूजर उन ऑप्शन को पढ़ पढ़ के सेलेक्ट करेगा, क्लिक करेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका टेबल पर आपकी एसक्यूएल चला दी जाएगी। यानी कि इंटरनली जो जीयूआई है ये आपका एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो सब ये जीयूआई बनेगा कैसे? तो इस जीयूआई को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अब ये जीयूआई जो एटीएम के अंदर चलता है, ये हो सकता है जावा में बना हो सकता है पाइथन में बना हो सकता है डॉट नेट में बना हो, सी में बना हो, हमें नहीं पता किस लैंग्वेज बना हो, किसी भी बना हुआ है। तो हमें सीखना यह है कि क्या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही किसी टेबल पर क्वेरी चला सकती है, क्योंकि अभी तक तो हम एज डेवलपर खुद क्वेरी लिखते थे और टेबल पे काम होता था। इस बार डेवलपर प्रोग्राम बनाएगा, तो ये डेवलपर हो गया, तो डेवलपर एक प्रोग्राम बनाएगा, वो प्रोग्राम अपने अंदर से एसक्यूएल जनरेट करेगा और फिर टेबल पे एग्जीक्यूट करा के रिजल्ट लेकर आएगा। रिजल्ट मिलेगा प्रोग्राम को, प्रोग्राम फिर यूजरों को बढ़िया से इंटरफेस में रखकर दिखा देगा रिजल्ट की, ये रिजल्ट है आपका जो आप देखना चाहते थे। तो बीच में रोल किसका है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो अगर हम जाने अनजाने में यूजर इंटरेक्शन करा रहे हैं टेबल का, जो कि हर सॉफ्टवेयर में हो रहा है, सोचो आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हो तो कुछ ना कुछ फेसबुक इंफॉर्मेशन आपके पोस्ट के रिगार्डिंग कहीं तो सेव करता ही होगा।
आप जितना डेटा जनरेट कर रहे हो वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से, कहीं तो सेव होता ही होगा। हमने कभी इंसर्ट क्वेरी नहीं लिखी, अगर वो डेटाबेस में सेव होता है, कुछ भी अगर डेटाबेस में स्टोर होता है जो आज तक हम करते आ रहे हैं यूज, तो कभी हमने इंसर्ट क्वेरी नहीं लिखी। तो कोई तो लिखता होगा। तो आप जो ऐप चलाते हैं, जो वेबसाइट चलाते हैं, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो इंटरफेस पे क्लिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराए। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस पिक्चर को क्लियर करके समझाना है। तीसरी वाली पिक्चर क्या है? यही है कि मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है। अभी हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज का है। जावा का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, .NET का हो सकता है, PHP का हो सकता है, तो एटसेट्रा कर देते हैं, सबके नाम लिख पाना पॉसिबल नहीं। C++ किसी का होता है। तो अब ये प्रोग्राम अगर डेटाबेस पर एसक्यूएल एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो इस प्रोग्राम को डेटाबेस पर एग्जीक्यूट करने के लिए बीच में एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है ड्राइवर या आपका कनेक्टर। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आप सीधा डेवलपर हैं, ठीक है, तो आप अपने एसक्यूएल को ऐसे भी चला सकते। तो एसक्यूएल चलाने के किसी भी आरडीबीएमएस में इस तरह से तीन तरीके हो गए कि आप अगर एक डेवलपर हैं तो आप खुद क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। और उसको लिखने के लिए चाहे तो आप आरडीबीएमएस का CUI एडिटर यूज करें, चाहे तो GUI यूज करें, आपकी मर्जी। और अगर आप एक एंड यूजर से ऐसा करवाना चाहते हैं, जाने अनजाने में उसे नहीं पता होगा ये क्या हो रहा है, तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक GUI तैयार कराते हैं, फिर वो प्रोग्राम आपके लिए यूजर के सिलेक्शन अकॉर्डिंग एसक्यूएल जनरेट करके एग्जीक्यूट करता है। तो जब कोई प्रोग्राम आरडीबीएमएस पे क्वेरी चलाएगा तो उसके लिए जरूरत पड़ती है डेटाबेस के ड्राइवर या डेटाबेस के कनेक्टर। ठीक है। तो अब इस पिक्चर को मैं बाहर निकाल कर एक अलग से अगर दिखाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर एक नाम दे सकता हूँ, क्या? डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी जो शब्द है, इसका मतलब यही होता है कि किसी भी आरडीबीएमएस का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो मैं शॉर्ट में प्रोग्राम लिख देता हूँ, सीधी सी बात है, प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना होगा। तो जब कोई भी आरडीबीएमएस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट होकर एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करता है, तो उसी को डेटाबेस कनेक्टिविटी कहते हैं। और ऐसा ये हो गया आपका कनेक्टिविटी, शॉर्ट में कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। डेटाबेस सब लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा। और ऐसा करने के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, उसको हम ड्राइवर या कनेक्टर के नाम से जानते हैं। अब सर ये ड्राइवर या कनेक्टर होता क्या है? तो ड्राइवर या कनेक्टर शब्द का मतलब होता है, अगर मैं आपको 10 12 15 साल पहले ले जाऊं, आप में से शायद सबका एक्सपीरियंस ये नहीं होगा, बट फिर भी काफ़ी लोगों का हो सकता है। जब स्मार्टफोन नहीं आते थे, लाइक ये जो आजकल फ़ोन आते हैं एंड्रॉयड वाले, जब ये नहीं आते थे तो पहले सैमसंग, नोकिया, ये सब फ़ोन आते थे। सैमसंग का अपना बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम था, नोकिया का अपना सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए ये लैपटॉप है, ठीक है, और ये आपका मोबाइल है। अगर मुझे मोबाइल से कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है लैपटॉप में,
या लैपटॉप से कोई फाइल ट्रांसफर करनी है मोबाइल में, तो आज की तरह नहीं था कि बस आप कर लो, है ना। आज तो हम ब्लूटूथ, वाईफाई, व्हाट्सअप, कई ऑप्शन है। बट अगर हम अपने आप को 15 साल पहले ले जाएं तो ये सब नहीं होते थे हमारे। तो कैसे करते थे, हमने कहा एक डेटा केबल आती थी जो कि आज भी आती है। डेटा केबल का एक सिरा हम अपने लैपटॉप में लगाते थे और एक सिरा अपने मोबाइल में लगाते थे, ठीक है। उसके बाद ये फाइल ट्रांसफर नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि दोनों हार्डवेयर का आर्किटेक्चर अलग अलग है। लैपटॉप का जो हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है वो अलग है, और मोबाइल के अंदर जो हार्डवेयर है उसका जो आर्किटेक्चर है अलग है। तो दो अलग अलग मीडियम आपस में फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो क्या करना होता था, किसी भी फाइल को अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करना चाहते थे तो बीच में एक हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी, और उस सॉफ्टवेयर का नाम हम क्या रखते थे, ड्राइवर। वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या करता था, पहले हमें उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करना होता था। फिर डेटा केबल से हम लोग कनेक्ट करते थे अपने लैपटॉप को, और फिर वो ड्राइवर के थ्रू हम क्या करते थे, फाइलों को मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफर अपना कर सकते थे। कहानी इतनी नहीं थी, कहानी ये भी थी कि ये जो ड्राइवर आता है ये यूनिवर्सल नहीं होता है। ये ड्राइवर मोबाइल कौन सी कंपनी का है, उसका कौन सा मॉडल है, लैपटॉप विंडोज का है, लिनक्स का है, मैकबुक का है, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ता था गूगल से। तो आपको लिखना पड़ेगा डाउनलोड यूएसबी ड्राइवर फ्रॉम XYZ मोबाइल फॉर दिस मॉडल फॉर विंडोज प्लेटफॉर्म, तब जाके आपको स्पेसिफिक ड्राइवर मिलता था। आप उसे लैपटॉप में डाउनलोड इंस्टॉल करते थे, तब आपका डेटा केबल के थ्रू फाइल ट्रांसफर होता था। तो ड्राइवर कौन है, कोई हार्डवेयर नहीं है, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर ही होता है। तो सॉफ्टवेयर तो वेबसाइट भी है, क्या वेबसाइट एक हार्डवेयर है? नहीं। तो वेबसाइट को वेबसाइट क्यों बोलते हैं, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कह सकते? मोबाइल में जो ऐप चलती है उनको ऐप क्यों कहते हैं, क्या उनको सॉफ्टवेयर कहना गलत होगा? वायरस को हम वायरस क्यों कहते हैं, क्या उसे सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते? क्या वायरस कोई हार्डवेयर होता है? एंटीवायरस को एंटीवायरस क्यों कहते हैं, उसको सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कह सकते? क्या वो हार्डवेयर होता? हमने कहा नहीं, ये जितने भी आपने नाम लिए सब सॉफ्टवेयर का नेचर है, इनमें से कोई भी हार्डवेयर नहीं है। तो आपने इनके नाम अलग अलग क्यों कर लिए? हमने कहा अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं एक क्वेश्चन से समझाऊं कि इस दुनिया में सब इंसान है, तो ये डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, प्लेयर, इनके नाम क्यों रख लिया आपने? है तो सारे इंसान ही। अब बताओ, इसका आंसर वही है जो पहले वाले का था। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि मैं क्यों इंसान को डॉक्टर कह रहा हूँ, है तो इंसान ही। मैं इसको क्यों पॉलिटिशियन कह रहा हूँ, है तो वो इंसान ही, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा बोलने से समझ में आ जाता है कि ये क्या करता होगा। ठीक है, अगर मैं सबको इंसान ही बोलता रहूंगा तो मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि ये क्या करता होगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये स्टूडेंट है, मैं समझ गया ये वो इंसान है जो पढ़ता है। ये टीचर है, ये वो इंसान है जो पढ़ाता है। ये प्लेयर है, ये वो इंसान है जो खेलता है। ये एक्टर है, ये वो इंसान है जो एक्टिंग करता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर सारे होते हैं। वेबसाइट ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा वेब पे चलता है। क्या दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर वेब पे चलेगा? हमने कहा नहीं, अगर वेबसाइट है तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेब पे चलेगा। ठीक है। ऐप, ऐप कौन है? ऐप एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मोबाइल में चलेगा। ठीक है, तो हमने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज कर दिया ताकि उनके नामों से हमें जल्दी समझ में आ जाए कि किस पर्पस का सॉफ्टवेयर होगा। वायरस, जो हमारे किसी भी सिस्टम में कुछ गलत काम करे, जो अथोराइज नहीं होता है, उसको वायरस कहते हैं। एंटीवायरस, जो ऐसे प्रोग्राम को पकड़कर उनको क्लीन कर दे, उसे एंटीवायरस कहते हैं। ड्राइवर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो दो मीडियम को कनेक्ट कर दे, दो अलग अलग मीडियम से उनके बीच में कुछ ट्रांसफर करा दे, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर कहते हैं। तो पूरी कंप्यूटर साइंस में ड्राइवर शब्द का मतलब यही होगा। जब भी आपसे कहा जाएगा ड्राइवर है, तो इसका मतलब यह है कि दो अलग तरह के मीडियम के बीच की बातचीत हो रही है, इसलिए एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, या कनेक्टर भी आप उसे कह सकते हैं। दो अलग अलग मीडियम को कनेक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, कनेक्टर या ड्राइवर कहलाता है। तो अब यहाँ पर यूएसबी केबल तभी काम करेगी जब ये दो अलग अलग मीडियम है, इनके बीच में पहले क्या होगा, एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि भाई क्या करेगा, हमारी फाइलों को कंपैटिबल करेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें तो ये जो RDBMS है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये प्रोग्राम भी एक सॉफ्टवेयर पार्ट है ना। चाहे वो जावा हो चाहे .NET हो, लेकिन ध्यान से सोचो ये दो अलग अलग मीडियम है। RDBMS अपने आप में एक सॉफ्टवेयर ही होता है, तो वो भी तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना होगा। और आप
प्रोग्राम बना रहे हैं, ये भी तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बनाएंगे, तो क्या वो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक है? हमने कहा नहीं, अलग अलग हो सकती हैं। तो अब दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में एसक्यूएल जाएगी, क्योंकि ये भी यहाँ से एसक्यूएल चलेगी और आरडीबीएमएस में जाके एसक्यूएल एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है हमारी प्रोग्राम का वो अलग है, यहाँ पर जो फॉर्मेट होगा वो अलग होगा। तो एसक्यूएल यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगी, ये समझ ही नहीं पाएगा कि क्या है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर चाहिए वो क्या है? हमारा ड्राइवर या कनेक्टर, जो दो अलग अलग मीडियम के बीच में क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कराने वाला काम कर रहा है। तो सर ये शब्द पाइथन में नहीं होगा, ये तो सब में होगा। हमने कहा, मैंने पाइथन कहीं लिखा ही नहीं अब तक, जो पूरी स्क्रीन पर पाइथन नहीं आया अभी तक। जितना मैंने बोला कहीं पाइथन का पी भी नहीं बोला मैंने अभी तक। अब ये प्रोग्राम जावा डॉट नेट किसी का हो सकता है, आरडीबीएमएस, ओरेकल का, सीक्वल सर्वर का, पोस्टग्रे, कोई सा भी आरडीबीएमएस हो सकता है। सबके साथ एक कॉमन टर्म है कि किसी भी प्रोग्राम को किसी भी आरडीबीएमएस से बात करने के लिए पहले ड्राइवर या कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब आगे बात चलती है, सर ये जो ड्राइवर और कनेक्टर हैं डेटाबेस वाले, ये एक नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते। ये वेरी करते हैं किसके अकॉर्डिंग? वेरी करते हैं आरडीबीएमएस के अकॉर्डिंग। अगर आरडीबीएमएस आपका माई सिक्वल है तो ड्राइवर का नाम दूसरा होगा, अगर ये ओरेकल है तो ड्राइवर का नाम दूसरा होगा, अगर ये कोई और है तो इस तरह से आरडीबीएमएस के बदलने से ड्राइवर सॉफ्टवेयर बदलेगा, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदलने से बदलेगा। आरडीबीएमएस माई सिक्वल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, बदल दो ड्राइवर को। ये माई सिक्वल ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो गई, ड्राइवर फिर बदल दो। तो इस तरह से जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है या तो आरडीबीएमएस बदलने से बदलेगा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदलने से आपका बदलेगा। तो अब हम बाकियों को छोड़कर पाइथन के स्पेसिफिक अगर हम हो जाएं तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने आरडीबीएमएस, और कौन सा वाला आरडीबीएमएस हम पढ़ रहे हैं? माई सिक्वल। तो अब हम स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। माई सिक्वल आरडीबीएमएस का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ड्राइवर चाहिए। तो कल को जब आप जावा से बात करोगे तो आप बोलोगे मुझे माई सिक्वल आरडीबीएमएस का जावा का ड्राइवर चाहिए। ठीक है, अगर आप पाइथन में रहोगे और कल को आरडीबीएमएस ओरेकल हो जाएगा तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ओरेकल ड्राइवर फॉर पाइथन। चलिए साहब, अब पाइथन के प्रोग्रामर बनकर हम बातों को करते हैं। तो एज ए पाइथन प्रोग्रामर अगर मुझे कोई चीज पाइथन सेटअप के साथ नहीं मिली है और मुझे लानी होती है तो कितना कठिन काम है ये। हमने कहा पिप इंस्टॉल और आगे मेरे लैपटॉप पे है क्या इसमें। अब जो ड्राइवर है वो अपने आप में पाइथन प्रोग्रामर के लिए मॉड्यूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तक इसका नाम बड़ा था कि ड्राइवर पता नहीं क्या होता है, पता चला छोटा सा सॉफ्टवेयर ही होता है जो दो अलग अलग मीडियम को कनेक्ट करने वाला काम करता है। प्रोग्रामेटिकली अगर एज ए प्रोग्रामर मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूँ तो एज ए मॉड्यूल करता हूँ। तो ये मॉड्यूल हमारे पहले से पाइथन सेटअप के साथ नहीं आते हैं, हमें पिप इंस्टॉल करने पड़ेंगे, हमारे लैपटॉप पे आ जाएंगे, इंपोर्ट करो, यूज करो, खत्म। कुछ है ही नहीं यूज करने लगे। ठीक है, तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं ड्राइवर के, और वो कौन कौन से हैं? उनमें से एक है जिसका नाम है पाई माई एसक्यूएल। तो ये एक मॉड्यूल है जो आपको अपने लैपटॉप पर पिप इंस्टॉल करना होगा और आपका पाइथन प्रोग्राम डेटाबेस से बात करना शुरू कर देगा। इसकी जगह पर आप दूसरा यूज कर सकते हैं, माई सिक्वल डैश कनेक्टर, और भी। तो इनमें से कोई भी एक पाइथन का मॉड्यूल इस्तेमाल कर लो, दोनों नहीं करने हैं, कोई भी एक कर लो और आपका कनेक्टिविटी तैयार। ठीक है, और ये बनकर तैयार हो जाएगा पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। चलिए, अब सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है तो हमारी समझ में आ गया। अब सीधा इसको इम्प्लीमेंट करना रह गया है। तो हम लोग कुछ भी अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और यहाँ लिखते हैं पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल फाइल माई एसक्यूएल। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे पिप इंस्टॉल कमांड चलाते हैं तो ये जुपिटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ये हमारे कंप्यूटर में जो आइडल है उस पर एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमारा जुपिटर के लिए काम करे तो आपको जुपिटर के सेल पे ही इस कमांड को लिखना होगा। तो मैं जुपिटर ओपन करता हूँ सीधा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जुपिटर को ओपन करने के बाद जो हमारा ड्राइवर वाला मॉड्यूल है माई सिक्वल के लिए वो इंस्टॉल करेंगे। फिर इंस्टॉल फाइल माई एसक्यूएल, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद ये आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके लैपटॉप में। फिर ये आपका डाउनलोड कर लेगा pipy.org। चलिए, तो ये हमारा जो ड्राइवर मॉड्यूल था हमारे कंप्यूटर में आ गया है। दैट्स इट, इतनी कहानी है उसकी। अब हम पाइथन में जितना जानते हैं उन्हीं सिंटैक्स का यूज करके अपना डेटाबेस पर एसक्यूएल चला सकते हैं पाइथन प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टेप, कुछ स्टेप्स होते हैं है ना, वो स्टेप्स को हमें ध्यान रखना है। स्टेप्स ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो मैं करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, इंपोर्ट करना ड्राइवर मॉड्यूल के लिए। जिस डेटाबेस से बात करना चाहते हो उस डेटाबेस का ड्राइवर मॉड्यूल आपने पिप इंस्टॉल कर लिया होगा और ये आपको अब इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट फाइल माई एसक्यूएल, स्टेप का मतलब जो हर प्रोग्राम में करने हैं। पिप इंस्टॉल एक बार करना है पूरे जुपिटर के लिए, एक बार। आप चाहे कल बनाओ प्रोग्राम, चाहे परसों बनाओ, चाहे 10 दिन बाद बनाओ, बार बार पिप इंस्टॉल नहीं करना। स्टेप्स का मतलब जो हर प्रोग्राम में करने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया हमारा ड्राइवर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। और अगर मैं इसको लिख दूं इंपोर्ट डीबी स्पेसिफिक ड्राइवर मॉड्यूल तो ज्यादा सही रहेगा। डीवी के स्पेसिफिक हमारा ड्राइवर मॉड्यूल है। अब मैं इसको इंपोर्ट करके रन करा देता हूँ। तो अभी मैं एक एक स्टेप अलग अलग सेल पे कर रहा हूँ ताकि समझने में आसान रहे। दूसरा स्टेप क्या होता है, जैसे आप इमेजिन करो कि आप किसी भी एडिटर से एसक्यूएल चलाना चाहते हो, तो पहले आप एसक्यूएल को लॉगिन करते हो, पासवर्ड बताते हो, अपना यूजर नेम बताते हो, चाहे जीयूआई से जाओ चाहे सीआईवी से जाओ। पहले आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा, लॉगिन तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस से लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब कोई प्रोग्राम डेटाबेस को लॉगिन करता है उसको कहते हैं कनेक्शन। ठीक है, कि हम कनेक्शन बनाएंगे प्रोग्राम का डेटाबेस के साथ। तो ऐसा करने के लिए जो पाई माई एसक्यूएल नाम का मॉड्यूल है, पाई माई एसक्यूएल मॉड्यूल, इसके अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है कनेक्ट। कनेक्ट फंक्शन कह रहा है कि मैं आपको डेटाबेस के पास लेके जाऊंगा लॉगिन कराने के लिए। आप मुझे बताओ डेटाबेस कहाँ मिलेगा। तो डेटाबेस कहाँ मिलेगा, क्या ऐसा हो सकता है डेटाबेस दूसरे लैपटॉप पर हो, दूसरी कंट्री के अंदर? हमने कहा ऐसा हो सकता है क्योंकि हम आरडीबी में पढ़ रहे हैं। आरडीबी में हमारा एक सर्वर होता है जो किसी भी लैपटॉप पर हो सकता है, बस वो लैपटॉप और आपका वाला लैपटॉप आपस में कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आप कनेक्ट फंक्शन को सबसे पहले क्या बताते हो, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बताते हो जिस कंप्यूटर पे आपका माई सिक्वल इंस्टॉल्ड है, और वो कंप्यूटर और आपका वाला कंप्यूटर जिस पे प्रोग्राम लिखा जा रहा है वो आपस में नेटवर्क में है। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर होस्ट, होस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। ठीक है, क्या होता है आईपी एड्रेस, 192.168 समथिंग समथिंग जो भी है। या आप एक यूआरएल भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके स्ट्रिंग के अंदर, http:// डॉट 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 जो भी है। अगर आपका कोई दूसरे मशीन पर है और उसका एक यूआरएल, तो वो यूआरएल भी लिख सकते हैं। या सर हमारा तो सेम कंप्यूटर पे है,
कोई नेटवर्क नहीं है, कोई दूसरा लैपटॉप नहीं है, हमारा तो इसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल है आपका माई सिक्वल, और इसी पर आपका पाइथन का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं। तो सेम कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बताने के लिए आप लोकल होस्ट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट नाम की जो स्ट्रिंग है वो हमारा सेम कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब ये बताना है कि आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 RDBMS इंस्टॉल है, ऑरेकल भी इंस्टॉल है, माई सिक्वल भी इंस्टॉल है, तो अलग अलग डेटाबेस इंस्टॉल हो सकते हैं। तो आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो किसी कंप्यूटर की पहचान होता है। उस कंप्यूटर के अंदर अगर कई सारे RDBMS इंस्टॉल हुए या माई सिक्वल के अलग अलग वर्जन इंस्टॉल हो, माई सिक्वल 8 भी है, माई सिक्वल 5 भी है, कल को माई सिक्वल 9 आ गया तो 9 भी इंस्टॉल कर लिया आपने, तो आपके कंप्यूटर में माई सिक्वल के कौन से वाले वर्जन से कनेक्शन बनाएगा ये हमारा, तो कैसे पहचान करोगे? पोर्ट नंबर। तो किसी भी RDBMS की अपनी निजी पहचान, उसका नाम नहीं होता, उसका पोर्ट नंबर होता है। जैसे आईपी एड्रेस फिजिकल कंप्यूटर की पहचान होती है नेटवर्क के अंदर, उसी तरह से एक कंप्यूटर के अंदर अगर बहुत सारे RDBMS इंस्टॉल हैं तो उनकी पहचान उनका नाम नहीं होती, उनका पहचान उनका पोर्ट नंबर होती है। तो जब आप माई सिक्वल इंस्टॉल कर रहे थे, इंस्टॉलेशन टाइम पर एक स्क्रीन आई थी, वहां पर लिखा गया था कि पोर्ट नंबर ये है। तो वो आपको अगर याद है तो वो आपको लिखना होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 3306 होता है। और अगर हमारा ये नहीं निकला तो आपने अगर ध्यान दिया ही नहीं तो यही होगा। अगर आपने ध्यान दिया है और बदला है तो आपको बदला हुआ लिखना पड़ेगा। तो 99.99% चांस क्या है, ध्यान नहीं दिया होगा हमने, तो बाय डिफॉल्ट यही निकलेगा सब। ठीक है, 3306। अच्छा, अब ये बताओ कि माई एसक्यूएल मिल गया मुझे, कनेक्ट फंक्शन क्या आ रहा है, मुझे माई एसक्यूएल मिल गया, लेकिन उसके अंदर यूजर बने हुए, किस यूजर के अंदर जाना है मुझे, क्या लिखोगे यहाँ पर? यूजर। कौन सा यूजर पे हमने काम किया है? अब अगला कनेक्ट फंक्शन क्या क्वेश्चन करेगा हमसे? पासवर्ड बताओ इसका, है ना? क्या लिखेंगे यहाँ पर? पासवर्ड इक्वल टू। अब हमारा कनेक्ट फंक्शन हमारे कंप्यूटर के अंदर माई सिक्वल के अंदर रूट यूजर के अंदर पहुंच गया। अब रूट यूजर के अंदर कौन मिलेगा उसे? डेटाबेस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बताओगे, किस डेटाबेस से बात करनी है? डेटाबेस इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे 1132 1। सबको ये नहीं लिखना है, आप अपना अपना नाम लिखेंगे, आपने अपने लैपटॉप पर जो डेटाबेस बनाया है किस नाम से बनाया है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और ये सारी वैल्यू सिर्फ पोर्ट नंबर छोड़कर स्ट्रिंग में बतानी है। पोर्ट नंबर इंटीजर बताना है, इसको स्ट्रिंग मत कर देना, एरर आ जाएगी। डेटाबेस का नाम भी स्ट्रिंग में लिखना, डेटाबेस इक्वल टू स्ट्रिंग में 1132 1। तो मुझे लगता है सारी बातें बता दी आपने, बचा कि अब तो कुछ नहीं बचा। अब तो कनेक्शन बन ही जाना चाहिए, हमने लॉगिन हो जाना चाहिए, बिल्कुल लॉगिन होगा। तो अब जो भी कनेक्शन है, अगर मैं उस कनेक्शन का आगे इस्तेमाल करूंगा तो उस कनेक्शन को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। तो सर अभी समझ में नहीं आ रहा कनेक्शन कैसा होता है। अगर वो एक नंबर है तो इंटीजर फ्लोट होगा, अगर वो करेक्टर है तो स्ट्रिंग में होगा, ट्रू फॉल्स है तो बूलियन हो गया, लिस्ट टपल सेट। तो कनेक्शन होता कैसा है देखने में, हमने कभी देखा तो है नहीं। तो जब भी कोई चीज आपको ऐसी ना लगे कि हमने ऐसे देखा ही नहीं है, तो वो हमारा क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो पाइथन के अंदर का ध्यान से सोचो तो सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। इंटीजर भी तो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है, लिस्ट भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ही होती है। तो कनेक्ट फंक्शन क्या कह रहा है, इंटरनली एक क्लास होती है माई एसक्यूएल के अंदर, पाई माई एसक्यूएल के अंदर, जिसका नाम है कनेक्शन। तो इंटरनली एक क्लास होती है जो हमें नहीं बनानी है, बनी हुई है पहले से, कनेक्शन नाम की क्लास होती है। और कनेक्ट फंक्शन क्या करता है, अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया तो इस कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है और वो ऑब्जेक्ट बनाकर हमें वापस कर देता है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेंगे। तो ये जो हमारा कनेक्ट फंक्शन है, ये कनेक्ट फंक्शन हमारे लिए कनेक्शन बनाकर देगा। तो हमने उसे एक कनेक्शन ओबीजे वेरिएबल में स्टोर कर लिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर स्टेप का नाम लिख देते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 हो गया क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अगर कुछ गलती होगी
तो इस लाइन को रन करते ही एरर आ जाएगी। जैसे अगर आपने लोकल होस्ट के बीच में स्पेस डाल दिया, जो कि मन में आ सकता है लिखते समय, तो एरर हो जाएगी कि लोकल और होस्ट एक ही वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन में आप अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन लिखते समय भी एक ही वर्ड है, लोकल होस्ट। बीच में कोई पॉज नहीं लगाना है। अगर आपने पासवर्ड, अक्सर ऐसा होगा कि जो मैंने आपसे कहा था पासवर्ड रूट देना, तो बहुत से लोगों ने नहीं दिया होगा, तो अब वो भूल गए होंगे, है ना, और वो अपना पासवर्ड कुछ भी देंगे तो ये एरर आएगी। नीचे लिखकर भी आएगा एक्सेस डिनाइड, आपका पासवर्ड सही नहीं है। एक्सेस डिनाइड एरर है, दैट मींस आपका पासवर्ड सही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अलग अलग तरह की एरर आ सकती हैं अगर ये आपने कनेक्शन के जो आपके कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, अगर आपने सही पास नहीं करे। ठीक है, तो कनेक्शन बनकर तैयार हो गया, 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप है क्वेरी को रन कराने वाला बनाओ। कनेक्शन आपका रास्ता बताता है। प्रोग्राम, ऐसे मान लो प्रोग्राम और RDBMS के बीच में एक रास्ता बन गया। जैसे आपको यहाँ से अगर मान लीजिए ताजमहल देखने जाना है, तो पहले आप एक रूट ढूंढोगे कि एक्सप्रेस वे से होकर जाएं, कि दिल्ली से होकर जाएं, या किसी और रूट से जाएं। तो कनेक्शन का मतलब यही है कि प्रोग्राम और कंप्यूटर के बीच में, प्रोग्राम और RDBMS के बीच में एक रास्ता फाइंड हो गया, है ना। अब आप उस रास्ते पे चलें, का मतलब है कि अब प्रोग्राम RDBMS को SQL दे सकता है, लेकिन वो SQL ले जाने वाला चाहिए। मतलब आपने रास्ता ढूंढ लिया, अब आपको एक व्हीकल चाहिए जिस व्हीकल पे एक्चुअल में आप चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। तो अगर आपको नोएडा से आगरा जाना है, तो पहले आपने रास्ता ढूंढा, उस रास्ते पे आप या तो पैदल चलोगे या किसी व्हीकल से जाओगे। तो हमने एक व्हीकल का यूज करा, उस व्हीकल पे आप जाते हो आगरा तक। सेम कहानी है, कनेक्शन बन गया, रास्ता बन गया। अब उस रास्ते पे SQL ले जाने वाला चाहिए, उसको बोलते हैं कर्सर। तो तीसरा स्टेप है हमारा स्टेप 3, क्रिएट कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट के बारे में एक लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि वरना ये आपको बोझ लगेगा कि क्यों बना रहे हैं इसे। इट इज रेस्पॉन्सिबल, तो जो एक्चुअल में क्वेरी एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी है ना प्रोग्राम से डेटाबेस में, वो इसी की है, कर्सर ऑब्जेक्ट की। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट SQL, SQL नहीं SQL, एंड रीड बैक रिजल्ट फ्रॉम RDBMS। तो कर्सर की जिम्मेदारी है कि पाइथन के प्रोग्राम से SQL ले जाओ, RDBMS में वहां रन करवाओ SQL इंजन से, और जो रिजल्ट बने उसको पढ़ के वापस से पाइथन के प्रोग्राम को दे दो। तो ये सारे काम किसको करने हैं? कर्सर ऑब्जेक्ट को करने हैं। तो इसके बिना तो हम कुछ आगे कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब सर बताओ कैसे बनेगा ये? तो इसको बनाने के लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कर्सर, कर्सर नाम का एक मेथड है जो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाकर हमें दे देता है। तो ये हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जब कर्सर ऑब्जेक्ट ही सब कुछ करेगा, तो एक काम करते हैं ना, स्टेप 2 को इग्नोर करो, सीधा कर्सर ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं पहला स्टेप करने के बाद, है ना। ये इंपोर्ट करने के बाद सीधा हम कर्सर बनाते हैं। भाई एक चीज बताओ, कर्सर बनाओगे तो आपको कर्सर किस डेटाबेस का मिलेगा? कौन सा डेटाबेस है वो, कौन सा माई सिक्वल है, यूजर कौन सा है, कैसे बताओगे सारी बातें? ठीक है, और ध्यान से सोचो, कर्सर आप डायरेक्ट बना भी नहीं सकते। सिंटैक्टिकली कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्सर मेथड कॉल करना होता है, और कर्सर मेथड कॉल किस पर होता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट पर। तो जब तक ये बनाओगे नहीं, कर्सर मेथड चलाओगे कैसे? एरर आ जाएगी। तो डिपेंडेंसी है। ठीक है, आप ये कह रहे हो रास्ता नहीं पता, बस व्हीकल दे दो पहुंच जाएंगे, अगर ऐसा थोड़ा ना होता है, पहले रास्ता बताओ किस रास्ते से जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका कर्सर ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। 3 स्टेप हो गए सर, अब क्या करना है? अब जिस पर्पस के लिए कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया है वो पर्पस करो पूरा, अपनी क्वेरी चलाओ। कौन सी चलाएं? आप सोचो, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट,
ज्वाइन जो चलाना है वो क्वेरी आप चला सकते हो। जितना अभी तक आपने सीखा क्वेरी चलाना, कोई भी क्वेरी आप कर्सर ऑब्जेक्ट से पाइथन प्रोग्राम से डेटाबेस में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो स्टेप 4, एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। दैट मीन्स ऐसा नहीं है एक कर्सर ऑब्जेक्ट एक बार में एक क्वेरी लेके जाएगा और कहेगा रुक जाओ दोबारा बनाओ दूसरी क्वेरी के लिए, नहीं, एक कर्सर ऑब्जेक्ट कई सारी क्वेरी को लेकर जा सकता है। तो एक बस की तरह ही है, एक बस में कितने भी पैसेंजर लेके जा सकते हैं आगरा में हम, है ना, तो कहीं भी। तो इस तरह से अगर हम कर्सर ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक कर्सर ऑब्जेक्ट ढेरों एसक्यूएल क्वेरी को चला सकता है एक बार। ठीक है, तो अब कैसे चला सकता है वो देखते हैं। तो हमने कहा चलाओ फिर। तो कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, क्या करना चाहते हो, हमने कहा अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर समझ लेते हैं। तो हमारा स्टूडेंट टेबल का रिकॉर्ड अगर हम देखें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा रिकॉर्ड है स्टूडेंट टेबल। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो मार्क्स है हमारे मोनू के, ये अपडेट करने हैं। या एक काम करते हैं, सबके मार्क्स 2-2% बढ़ाने हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ गलती हो गई थी, कोई क्वेश्चन गलत आ गया था, बाद में ये डिसीजन हुआ सबको ये मार्क्स फ्री में दे दो। तो अब 2-2% सबके बढ़ाने हैं। तो ऐसा करने के लिए हम पाइथन प्रोग्राम का सहारा ले रहे हैं। तो इसके 66.8 है, तो ये हमारा 69.8 हो जाए, 82 हो जाए, 72, 81 ऐसे करके हो जाए सब। ठीक है, तो क्या कौन सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर अब, अपडेट। क्या लिखेंगे, अपडेट, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 2, जिसमें जो भी है मार्क्स हमारा 2 ऐड हो जाए ना, 2.0 कर देते ताकि और बेटर लगे, नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब किसके करने हैं पर्टिकुलर, तो वेयर लगा दो, सबके करने हैं तो वेयर मत लगाओ। तो अब क्या होगा, ये जो एग्जीक्यूट मेथड है ये इस क्वेरी को कहाँ लेके जाएगा, इस क्वेरी को लेके जाएगा हमारा आरडीएमएस के पास, वहां पर इसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट में क्या मिलेगा मुझे, कितनी रो अपडेट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, काउंट, अपडेट काउंट, कि कितनी रो हमारी अपडेट हुई। अच्छा सर, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाए, ये 1 वाला। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट, अच्छा एक चीज बताओ, इस पूरे खेल में एसक्यूएल वही काम आ रही है जो हमने पढ़ा है, बट एक जो पूरा स्ट्रक्चर है प्रोग्राम्स के साथ इंटीग्रेट करने का वो एक बार सीखना है। अब कितने ही प्रोग्राम लिख लो सबका ढांचा यही रहेगा, और हर प्रोग्राम को लिखने के पीछे वजह क्या होगी, आप कोई एसक्यूएल चलाना चाहते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे ये सब कुछ नहीं पूछना चाहेगा, वो अगेन आपसे क्या पूछना चाहेगा, एसक्यूएल पूछना चाहेगा। लेकिन हमें जरूर आना चाहिए कि प्रोग्राम से कैसे एसक्यूएल को चलाया जाता है। ठीक है, कभी जब हम डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, एनालिटिक्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर हम एज ए डेवलपर कहीं अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है वो आपसे कनेक्टिविटी के बारे में पूछ सकता है, स्टेप्स पूछ सकता है, कौन सी चीज क्या होती है पूछ सकता है, कर्सर क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है। एज ए डेटा एनालिस्ट बहुत कम चांस है, एज ए डेवलपर बहुत ज्यादा चांस है। अब मुझे नहीं पता कौन कहाँ जाएगा, है ना, तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ के चलना चाहिए। तो कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये क्वेरी पहुंची कहाँ पर, हमारी आरडीएमएस के पास, और पहुंचकर वहां पर डिलीट कमांड को चला दिया गया, और इसके डिलीट होने से कितनी रो अफेक्टेड हुई हैं उनकी संख्या लाकर आपको दे दी। तो जो कर्सर ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूट मेथड है ये आपको संख्या लाकर देता है कि आपने जो क्वेरी चलाई उस क्वेरी के चलने से कितनी रोज में चेंजेस हुए हैं, है ना। तो इस बार कितनी रो में चेंज हुआ होगा, आई गेस एक में ही हुआ होगा, हो सकता है एक में भी ना हुआ हो, क्यों, हो सकता है रोल नंबर ही ना हो, तो 0 में आएगा बराबर। हमने यहाँ पर डिलीट काउंट नाम का एक वेरिएबल बना दिया। तो वेरिएबल का नाम आप अपनी पसंद से आई जे के छोटा छोटा रख लो, बट रीडेबिलिटी के लिए मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ, अपडेट काउंट, डिलीट काउंट। सर अगर इंसर्ट विंसर्ट करना हो तो इंसर्ट भी कर लो, मना थोड़ी करेगा कोई, हमने कहा बस इतना काफी है अभी के लिए। अब ये 4 स्टेप हमारे हो गए।
अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा स्मार्टली काम किया जाता है पाइथन के थ्रू। जब हम पाइथन के प्रोग्राम से अपनी क्वेरी को किसी आरडीबीएमएस में लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट करा वो क्वेरी पहुंच गई हमारी आरडीबीएमएस में। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने कहा था कि हमारा आरडीबीएमएस किसी भी लैपटॉप पर हो सकता है, कहीं भी, किसी भी देश में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस नेटवर्क होना चाहिए। तो अगर सोचो जैसे ही मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करी, अगर बीच में मान लो नेटवर्क है, तो वो क्वेरी नेटवर्क पे ट्रेवल होकर कहाँ जाएगी, पहले आरडीबीएमएस के पास जाएगी, वहां पर एग्जीक्यूट होगी, वहां रिजल्ट जनरेट होगा, मुझे वापस मिलेगा, तब अगली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ऐसी तो होगा हमारा यहाँ पर। सोचो अगर ये वाली क्वेरी जो चल रही है, इस क्वेरी को चलने में बहुत टाइम लग रहा है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब ये क्वेरी यहाँ से यहाँ जाएगी। हमें क्वेरी को चलने में जो टाइम लगेगा वो तो लगाना ही पड़ेगा, उसका शॉर्टकट नहीं है। प्रॉब्लम क्या आएगी कि नेटवर्क पे आप कितनी बार जाओगे। हमने कहा एक क्वेरी को लेकर एक बार जाएंगे, रिजल्ट लेकर आ जाएंगे, अगली क्वेरी लेकर फिर जाएंगे, फिर रिजल्ट लेकर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर लेकर आएंगे। तो ये जो बार बार आप नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, इससे आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस स्लो होती है। इसको आप बचा सकते हैं। क्वेरी के चलने से जो हो रहा है वो तो होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बार बार जो नेटवर्क का यूज करते हैं उसको आप बचा सकते हैं। कैसे बचाओगे? तो इंटरनली क्या करते हैं, इंटरनली जब भी आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हम डेटाबेस में लेके जा ही नहीं रहे। क्या करते हैं, हम उस क्वेरी को उठाकर कहीं स्टोर कर लेते हैं। और कहाँ स्टोर करते हैं? कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। आपने कर्सर ऑब्जेक्ट से कहा कर्सर ऑब्जेक्ट क्वेरी लेकर चले जाओ, कर्सर ऑब्जेक्ट ने कहा ठीक है, आपको ऐसा फील आएगा कि क्वेरी लेकर मैं चला गया, लेकिन कर्सर ऑब्जेक्ट क्वेरी लेकर गया नहीं। इस क्वेरी को कर्सर ऑब्जेक्ट ने क्या करा, अपने अंदर स्टोर कर लिया। जो भी क्वेरी चलाई आपने, उस क्वेरी को उठाकर कर्सर ने अपने अंदर जगह दे दी। तो अब आप 10 12 15 20 50 60 क्वेरीज लिख लो, लेकिन वो सारी क्वेरी अभी जा नहीं रही है आरडीबीएमएस में, वो सब कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही हैं। अब जब आपने सारी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया होगा, उसके बाद अब आप कर्सर ऑब्जेक्ट से कहोगे कर्सर ऑब्जेक्ट अब हमारे पास और क्वेरी नहीं है, अब जितनी हमने आपसे कही है क्वेरी चलाने के लिए सबको ले जाओ आरडीबीएमएस में और उनको फाइनली अब एग्जीक्यूट करा दो। तो ये सब कैसे कहोगे? उसके लिए फिर हमारा अगला स्टेप आता है, स्टेप 5, कमिट द कनेक्शन। तो जब मैं अपने कनेक्शन को कमिट करूंगा, कर्सर को नहीं कहूंगा, कमिट करूंगा कनेक्शन के लिए। तो जब मैं कनेक्शन को कमिट करता हूं, तो कनेक्शन अपने कर्सर से कहता है कि कर्सर आपके अंदर जितनी क्वेरीज आ गई हैं उन सबको लेके जाओ आरडीबीएमएस में और उन सबको एग्जीक्यूट फाइनली अब यहाँ पर करा दो। तो अगर मैं एक ना लगाऊं तो फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर क्वेरी रखी रह जाएंगी, प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाएंगी, आरडीबीएमएस तक कभी वो पहुंच ही नहीं होंगी हमारी। तो आपको कमिट जरूर करना होगा, अगर आपने ये नहीं करा तो आपकी क्वेरी कर्सर से वापस आ जाएगी, डेटाबेस तक पहुंचेगी नहीं हमारी। ठीक है, तो ये 5वां स्टेप हो गया हमारा कमिट करने का। अच्छा, उसके बाद अब हमने कहा और बताओ, और क्वेरी चलानी है तो कर्सर को दे दो और फिर उनको डेटाबेस तक ले जाने के लिए कमिट कर दो। तो इस तरह से आप कमिट बीच बीच में कर लो, चाहे तो इकट्ठा लास्ट में कर लेना जब आपको लगे सारी क्वेरी हो गई अब, और आपको लगे नहीं ज्यादा हो जाएंगी तो बीच में से 4 4 क्वेरी के बाद कमिट करता रहो अपना। हमने कहा नहीं फाइनल हो गया, अब हमें काम ही नहीं करना, जितना करना था कर लिया, अब हमें लॉग आउट होना है, अब हमें कनेक्शन खत्म करना है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा? स्टेप 6, कमिट के बाद क्वेरी लिख सकते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, फिर अपनी क्वेरी चला दो, लेकिन फिर कमिट करना पड़ेगा लास्ट में आपको जाके, है ना? तो इसके बाद क्लोज द कनेक्शन, कनेक्शन क्लोज कर देंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट, एक बार कनेक्शन ऑब्जेक्ट अगर क्लोज हो गया तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट से जो जो चीजें बनी लाइक कर्सर बना, तो वो सब ऑटोमेटिक क्लोज हो गए। अब आप कनेक्शन क्लोज होने के बाद कोई क्वेरी नहीं चला सकते। अब आपको चलानी है तो फिर से स्टेप 1 से लेकर फिर आपको शुरू करना पड़ेगा, फिर से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर से कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनेगा, क्वेरी चलाओ, कमिट करो, और इस तरह से चलते रहो। एक बार क्लोज कर दिया तो अब आपको कोई भी क्वेरी चलाने के लिए परमिशन नहीं होगी, एरर आ जाएगी, चलाएंगे। अब ये बताओ सर, क्वेरी चलने से जो रिजल्ट बने होंगे उनको प्रिंट कराना चाहते हैं, हमने कहा कराओ, अपडेट काउंट। तो कितनी रो अपडेट हुई होंगी?
6 या 5? क्योंकि एक तो डिलीट हो गई होगी। लेकिन सर डिलीट तो बाद में ही होगी। जिस ऑर्डर में क्वारी लिखी है उसी ऑर्डर में चलेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि जो अपने काम के पहले उसे चला देते हैं ताकि सस्ते में काम हो जाए, ऐसा नहीं है। जिस ऑर्डर में लिखी है उस ऑर्डर में चलेंगे हमारे। तो 6 अपडेट होंगी, उसके बाद एक डिलीट हो गई होगी। तो अगर मैं ये सब खेल करने के बाद यहाँ पर प्रिंट कराऊं अपडेट काउंट, और यहाँ पर प्रिंट कराऊं मैं डिलीट काउंट, तो 6 और 1 आना चाहिए। और अगर मैं अब जाके टेबल में जाके देखूं तो ये गायब हो जाना चाहिए, ये डिलीट हो जाना चाहिए, तो है ही नहीं है तो। और बाकी सबके 2-2% बढ़ जाने चाहिए। तो किसी एक का ध्यान रख लो, चलो 70 वाले का 72 हो जाए, करण का 72 हो जाना चाहिए। चलो सभी के दिख रहे हैं, वन वाला खत्म हो गया। तो सर ये काम तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, हमने कब मना करा। तो बात तो चल रही है कि कोई एंड यूजर किसी जीयूआई के थ्रू अनजाने में डेटाबेस को हिट कर रहा है, तो उस जीयूआई के पीछे ये कोड चल रहा होगा। अगर वो पाइथन का जीयूआई है तो जावा का, तो जावा के भी कुछ ऐसे स्टेप होते होंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह के 4-5 स्टेप होते हैं। अच्छी बात क्या है, कल को अगर माई सिक्वल की जगह ओरेकल आ जाएगा ना, तो कोई स्टेप में कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन में चेंज होगा। इंपोर्ट जो होगा अब वो हमारा ओरेकल का ड्राइवर होगा और यहाँ पर उसका नाम आएगा, बाकी पूरा कोड सेम रहेगा। तो किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के सेम स्टेप होते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ड्राइवर को चेंज आपको करना होगा डेटाबेस के बदलने से। ठीक है, तो इसलिए आपसे इंटरव्यूअर डेटाबेस स्पेसिफिक कनेक्टिविटी कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कनेक्टिविटी के जनरल स्टेप बताओ। फिर से रिकॉल करें तो पहले क्या करोगे, ड्राइवर मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, कनेक्शन बनाएंगे, कर्सर बनाएंगे, कर्सर से क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, जितनी करनी है कर लो। सारी क्वेरीज आपके कर्सर में स्टोर हो रही है, एग्जीक्यूट होने पर डेटाबेस में नहीं जा रही है। कमिट करेंगे कनेक्शन को तो आप कर्सर से सारी क्वेरीज उसी ऑर्डर में डेटाबेस में एग्जीक्यूट होंगी। फिर आप कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, अब आप आगे क्वेरी को नहीं चला सकते। आसान है, कुछ है ही नहीं। हम ना ही पढ़े तो अलग बात है, वरना अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाता है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो सर अब एक बार ना इंसर्ट करके दिखाओ। अभी डिलीट कर दिया, अपडेट कर दिया, अब इंसर्ट करके देखते हैं। तो फिर से वो स्टेप करता हूँ मैं सारे, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा, इतना ना बोलूंगा ना इतना मैं लिखूंगा इस बार। तो अब ये हो गया मेरा पहला स्टेप, ये हो गया मेरा दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में कुछ हमें रिलीफ है कि अगर आप सेम कंप्यूटर पर हैं तो आपको होस्ट बताने की जरूरत नहीं है। आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट सेम कंप्यूटर का अपने आप कनेक्ट कंसीडर कर लेता है। अगर आपने पोर्ट नंबर में कोई बदलाव नहीं किया था माई सिक्वल इंस्टॉलेशन टाइम पर, तो डिफॉल्ट पोर्ट 3306 ही ये सर्च करता है। बाकी बातें बतानी पड़ेंगी, यूजर का नाम, पासवर्ड का नाम और डेटाबेस का। तो अगर आप होस्ट और पोर्ट नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट और 3306 इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो आपका कनेक्शन बन गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप था कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना, तो ये आपका कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया। चौथा स्टेप था क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, तो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस बार हम सर इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज रोल नंबर 11, स्टूडेंट का नाम। अब देखो स्टूडेंट का नाम वेर कैर है, तो अब मैं ऑलरेडी पाइथन की स्ट्रिंग में चल रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसे स्ट्रिंग लिख सकता हूँ अब? नहीं। जबकि एसक्यूएल में डबल कोड और सिंगल कोड दोनों में चलता है, लेकिन आप ऑलरेडी एक जिस जगह पे एसक्यूएल लिख रहे हैं वहां डबल कोड के अंदर लिख रहे हैं, तो अब पाइथन का रूल भी तो चलेगा कि ये अगर आपने ओपन करा है तो यहाँ पर क्या मान लेगा, ऐसे ही क्लोज। तो इसलिए मुझे क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पर सिंगल कोड यूज करना चाहिए। तो अब नाम कोई सा भी दे सकते हैं। कौन कौन से नाम पहुंच गए, सोनू, मनु, चिंटू, पिंटू नहीं पहुंचेगी, पिंटू को पहुंचा देते हैं और इनके नंबर देते हैं 88.2। ठीक है सर, और भी एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट कर लो। तो इनसे भी क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज जो इंसर्ट हो रही हैं, तो एक एक आएगी, इसका रिजल्ट भी एक आएगा, इसका रिजल्ट भी एक आएगा। मैं कहीं स्टोर नहीं कर रहा हूँ, करना चाहूँ तो कर सकता हूँ अभी भी। ठीक है, फिर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया 12,
पिंटू मिंटू कर दिया ये, और मान लो इसको 68 दे दिया। अब हमने कहा बस हो गया, अब कनेक्शन को कमिट कर दो, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट, और कनेक्शन को क्लोज कर दो और अपना एक मैसेज दे दो, रिकॉर्ड इनसाइड। हो गए, हमने कहा यहाँ तो दिख रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए माई सिक्वल का एडिटर पर जाकर चेक कर लो, हो गए नहीं होगा इंसर्ट दोनों ही। यहाँ गए पिंटू मिंटू। अगर मैं आपसे कहूँ टी के इंटर इसमें ऐड कर दूं तो और अच्छा हो जाएगा। टी के इंटर से बना सकते हो ना जी भाई, टी के इंटर में 3 टैग फील्ड बना देना, एंटर रोल नंबर पहला टेक्स्ट फील्ड, एंटर नेम दूसरा टेक्स्ट फील्ड, एंटर मार्क्स तीसरा टेक्स्ट फील्ड, बटन लगा दो इंसर्ट। जैसे ही इंसर्ट बटन पर क्लिक करो, बटन के क्लिक के पीछे आप क्या करना, इस कोड को चला देना। तो ये तो करता है यूजर, और क्या करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको टी के इंटर से कनेक्ट कर दूंगा तो ये वैसे ही फील आएगा जैसा हम लोग कभी देखते आ रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा बार हम किसी प्रोग्राम के थ्रू ही डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम एक डेवलपर हैं, बराबर, सर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना आ गया, डिलीट करना आ गया, अपडेट करना आ गया, सेलेक्ट भी करा दो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डेटाबेस का डेटा प्रोग्राम में ले आए? आंसर इज यस। तो हमसे तो ये कहा गया है कि आप एसक्यूएल की कोई भी क्वेरी चला सकते हैं, जो आपने अब तक सीखा है, प्रोसीजर बनाओ, प्रोसीजर कॉल करो, फंक्शन बनाओ, कॉल करो, कुछ भी करो जो आज तक आपने करा है, हर काम को आप पाइथन प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम से आप कर सकते हैं। आपको एक बार ढांचा समझना, वो ढांचा आपके सामने एक नजरों में आ गया, 6 लाइन का वो ढांचा है पूरा, ठीक है। अब सर एक बात, हम इंसर्ट क्वेरी को ही रन करना चाहेंगे इस बार, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा यूजर को इंटरेक्ट करने दें, मतलब यूजर बताए कि बताओ रोल नंबर क्या है, नाम क्या है और मार्क्स क्या है। क्योंकि अगर मैं फिर से 2 नए रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बन चुके हैं, वहां प्राइमरी की बन चुके हैं, और प्राइमरी की डुप्लीकेट कभी हो नहीं सकते, तो मुझे फिर से इंसर्ट क्वेरी बदलनी पड़ जाएगी अपन। तो कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे हम अपनी क्वेरी में रन टाइम वैल्यूज को इंसर्ट कर पाए। तो यही कोड दोबारा लिखेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और हम इस बार इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे एक ही, लेकिन उस क्वेरी के अंदर जो डेटा है वो हमें पहले से नहीं पता होगा, हम रन टाइम पर इनपुट लेकर आएंगे। तो एक काम करो, पहले ले आओ यूजर से इनपुट, तो जहां जरूरत पड़ रही है उससे पहले ले आते हैं। तो रोल नंबर के लिए मान लीजिए मैंने आर लिख दिया, तो इंटीजर टाइप का रोल नंबर है, यूजर से इनपुट मांग लिया, एंटर रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या है हमारा, अगला हमारा नेम, स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैंने इसको इनपुट कर लिया, एंटर नेम, ठीक है। उसके बाद मार्क्स फ्लोट टाइप के हैं, तो मैंने इनको इनपुट कर लिया फ्लोट, एंटर, ठीक है। तो अब यूजर से आपका डेटा आ गया। अब इस क्वेरी के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इन वेरिएबल्स का यूज करना है। तो एग्जीक्यूट मेथड में जब हम कोई भी क्वेरी ऐसे चलाना चाहते हैं जिसमें हम अपने वेरिएबल या एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, तो ऐसा करने के लिए रिकमेंडेड जो अप्रोच होती है वो होती है पैरामीटराइज्ड क्वेरी। पैरामीटराइज्ड क्वेरी क्या क्वेरी होती है? ऐसी क्वेरी जिसमें किसी भी वैल्यू को ना लिखकर उस वेरिएबल के लिए, या तो किसी वैल्यू को ना लिखकर या तो उसके लिए वेरिएबल लिखा गया है या उसके लिए एक्सप्रेशन लिखा गया है, ऐसी क्वेरी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड क्वेरी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ रही है क्या, कि यहाँ पर मुझे 11 नहीं लिखना है, कोई एक वेरिएबल लगाना है। तो आप यहाँ लिखेंगे एक डेटाबेस पैरामीटर परसेंटेज एस। सर यहाँ भी मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल चाहिए, क्या लिखोगे, परसेंटेज एस। तो पूरी क्वेरी में जहां भी वेरिएबल या जहां भी कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई एक्सप्रेशन लिखना है, उसको ना लिखकर आप क्या लिखते हैं, परसेंटेज एस। तो ये जो परसेंटेज एस हैं
इनको जब हम किसी क्वेरी में लिखते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम डेटाबेस पैरामीटर। डेटाबेस पैरामीटर। अब सर ये बताओ कि अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दूं तो ये जो डेटाबेस पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू कहाँ से आएंगी? वो तो मेरे पास रखी रहेगी, मैंने तो बताया ही नहीं कि किसकी जगह पर क्या जाएगा, किसकी जगह पर क्या नहीं जाएगा। तो जो आपके डेटाबेस पैरामीटर्स के साथ जब क्वेरी लिखी जाती है तो एग्जीक्यूट मेथड में अब आप सेकंड आर्गुमेंट लगाते हैं, और वो सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है? एक टपल। टपल में क्या होता है? डेटाबेस पैरामीटर्स जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज। तो पहले वाले को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटाबेस के टेबल में? रोल नंबर। तो इसके लिए क्या रखना है? दूसरे वाले डेटाबेस पैरामीटर को क्या रखना है? एन। तीसरे वालों को क्या रखना है? एन। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर के लिए आर वेरिएबल हमने प्रोग्राम में बनाया है, इसके लिए एन और उसके लिए आर एन एन। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब ऐसी क्वेरी जिसमें डेटाबेस पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं, ऐसी क्वेरी को पैरामीटराइज्ड क्वेरी कहते हैं। तो ये क्वेरी अब क्या कहलाएगी? पैरामीटराइज्ड क्वेरी कहलाएगी। इससे पहले जो चलाई थी वो क्या कहलाएगी? नॉन पैरामीटराइज्ड, जिसमें कोई डेटाबेस पैरामीटर यूज नहीं हुआ है। तो नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी में कब लगाता हूँ? जब मुझे अपनी क्वेरी में यूज होने वाली सारी वैल्यूज पहले से पता हो। और पैरामीटराइज्ड क्वेरी में कब यूज करता हूँ? जब अपनी क्वेरी में यूज होने वाली वैल्यूज में पहले से नहीं जानता, कहीं से रन टाइम पर वो आएंगी या किसी एक्सप्रेशन से वो हमारी जनरेट होंगी, तो उनको लिखने के लिए मैं डेटाबेस पैरामीटर यूज करता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेटाबेस पैरामीटर का जो सिंबल है वो यूनिवर्सल नहीं होता, परसेंटेज एस नहीं होता। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदलने से बदल जाएगा। जावा में कुछ और होगा, डॉट नेट में कुछ और होगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये डेटाबेस बदलने से बदल जाएगा। मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में ही रहूंगा, लेकिन अगर मैं डेटाबेस बदलकर ऑरेकल कर दूं या कोई और कर दूं तो डेटाबेस पैरामीटर का सिंबल हमारा फिर बदल जाएगा। आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वाला सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग लगाकर भी इस काम को कर सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड वे नहीं होता। रिकमेंडेड वे हमारा है पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो जब हमारा कोई भी हैकर क्वेरी के थ्रू हमारे डेटा को हैक करना चाहता है और हमारी क्वेरी हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करके लिखी हुई है रादर देन डेटाबेस पैरामीटर, तो वो क्या कर सकता है? वो हमारी क्वेरी के थ्रू हैकिंग कर सकता है। लेकिन अगर हमारी क्वेरी के थ्रू हैकिंग आप नहीं कराना चाहते हैं तो रिकमेंडेड जो बताया गया है वे वो हमारा बताया गया है डेटाबेस पैरामीटर्स का यूज करते हैं। इसके बारे में जब आप कभी आगे आप जेंगो वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हैकर हमारे डेटा को हैक कर सकता है। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आपने डेटाबेस पैरामीटर इस्तेमाल ना करके आपने क्या करा? यहाँ पर एफ लगा दिया, एफ स्ट्रिंग हो गई। और एफ स्ट्रिंग में हमें सिखाया गया था अगर कहीं कुछ वेरिएबल बनाना है तो करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे करके आप अपना बता सकते हो। ये भी तरीका चल जाएगा और रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, डेफिनेटली इंसर्ट होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। ये देखो, तो ये तरीका और ये हटा दो यहाँ से। तो ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर आपने क्वेरी लिखी है तो आपका इंजेक्शन अटैक हो सकता है। तो इसलिए इस तरीके को अवॉइड करके हम लोग डेटाबेस पैरामीटर वाले तरीके का यूज करेंगे। ठीक है, आप सर रन करा दो। रोल नंबर 20, नेम विराट, मार्क्स 99.1। हो गया इंसर्ट, हमने कर दिया तो जाएगा। और अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं 5, क्या होना चाहिए? 5 वाला रिकॉर्ड पहले सही है। अगर ये प्राइमरी की हुआ तो ये क्वेरी पहुंची आरडीबीएमएस के पास। आरडीबीएमएस ने जब इस क्वेरी को चलाया तो वहां पर क्या बन गई होगी? एरर। वो एरर मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन बनेगी, ना कि सिंटैक्स एरर। मेरे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर तो है ही नहीं, सब कुछ चल ही रहा है, प्रोग्राम तो चल ही गया मेरा। अब अगर एसक्यूएल में मैंने जो लिखा है उससे एसक्यूएल पर क्वेरी चलने पर एरर आती है तो वो एरर मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन बनाकर दी जाएगी। इंटीग्रिटी एरर।
प्राइमरी की आपकी फेल हो गई, डुप्लीकेट एंट्री। तो अगर एसक्यूएल के रिगार्डिंग कोई हमारी क्वेरी में एरर आएगी तो वो पाइथन के प्रोग्राम में एक्सेप्शन बनेगी, और मैं इसको ट्राई एक्सेप्ट लगाकर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आसानी से कर सकता हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। दोबारा चलाओ, सबको सही दोगे तो सही चलेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व पता नहीं किया है या नहीं किया है, ठीक है, वो ये कि जब हम ये कहते थे कि प्रोग्राम से हम यहाँ जाएंगे आरडीएमएस में तो कर्सर होगा और कर्सर के अंदर सारी क्वेरी स्टोर होंगी, तो जो सेलेक्ट क्वेरी है क्या ये भी स्टोर होती है? आंसर इज नो। सेलेक्ट क्वेरी कहती है कि जैसे ही कर्सर ने मुझे चलाया मुझे सीधा जाना है डेटाबेस, मुझे इंतजार नहीं करना होता। तो सेलेक्ट क्वेरी के लिए कोई भी हमारा इंतजार नहीं होता। अभी हम कौन कौन सी क्वेरी चला रहे हैं? अपडेट, डिलीट, और ये हमारा कौन चली थी? इंसर्ट। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी लिख देता तो मुझे यहाँ पर कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा लास्ट क्या है? सेलेक्ट क्वेरी। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये तीनों एक साथ भी लिखी जा सकती थी, और एक साथ लिखेंगे तब भी हमारा कर्सर में रुकेंगी, और एक साथ जब कमिट कराएंगे तब जाएंगी। लेकिन सेलेक्ट क्वेरी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो अब लास्ट प्रोग्राम हमारा सेलेक्ट क्वेरी। तो सेलेक्ट क्वेरी के लिए कहा गया कमिट करने की जरूरत नहीं हो, कर दोगे तो एरर भी नहीं आता, बना बिना उसके ही चल जाएगा। तो सर यूजर से कुछ मांगना तो है नहीं। हमने कहा ठीक है। अब क्वेरी कौन सा लाएंगे? हमने कहा सेलेक्ट चलाओ। सेलेक्ट में क्या लिखोगे? आप जानो क्या लिखोगे, आप बताओ क्या लाना चाहते हो सेलेक्ट से। हमने कहा सेलेक्ट एस्पेक्ट, सबसे आसान तो यही है, फ्रॉम। अब सेलेक्ट क्वेरी का सबसे पहला रूल कि ये हमारा डेटाबेस में सीधा एग्जीक्यूट होती है, बीच में कर्सर के पास नहीं रुकती, इसलिए इसको कमिट करने के लिए जरूरी नहीं है, कर दोगे तो एरर भी नहीं आएगी। दूसरा, एग्जीक्यूट मेथड ये कहता था कि जो भी क्वेरी चलेगी उस क्वेरी के चलने से कितनी रोज पे इफेक्ट पड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस बार मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पर रो काउंट मिलेगा। रो काउंट, कितनी रो सेलेक्ट होकर आई है। तो ये बताओ, आपने कोई वेयर क्लॉज तो लगाई नहीं? आपने कोई वेयर क्लॉज तो लगाई नहीं है, तो डेटाबेस में भी कितनी रोज हैं? 9। तो 9 के 9 रोज आ गई होंगी, लेकिन कहाँ है? तो एग्जीक्यूट क्या कह रहा है? एग्जीक्यूट कह रहा है कि जो भी आपकी क्वेरी के चलने से हमारा रोज सेलेक्ट होकर आई हैं वो रोज कर्सर के अंदर स्टोर कर दी गई हैं, और उनकी संख्या अभी आपको बताई जा रही है कि भाई इतनी संख्या है जो कर्सर के अंदर आई है। क्या आपने बोला समझ में कम आया? हमने कहा देखो ये प्रोग्राम, ये आरडीबीएमएस। जब आपने प्रोग्राम से अपनी सेलेक्ट क्वेरी चलाई, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम जो भी है, तो आपका जो कर्सर ऑब्जेक्ट बना था उस कर्सर ऑब्जेक्ट में जब क्वेरी चल रही थी उस समय तो नहीं स्टोर हुई, लेकिन उस क्वेरी का जो रिजल्ट है वो कर्सर ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। कैसे होगा? जितनी रो आपने मांगी है हर रो कर्सर ऑब्जेक्ट में टपल बनकर आएगी। तो इस पहली रो आ गई, पहली रो का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, जो जो आपने मांगे, आपने एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब सारे कॉलम। तो टपल में जीरो इंडेक्स पर पहला कॉलम जो आपने मांगा है, टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर दूसरा कॉलम जो आपने सारे मांगे तो सारे कॉलम आ गए। जितनी रोज आपने मांगी है वेयर के अकॉर्डिंग सारी रोज कर्सर के अंदर टपल बनकर आ गई। अब आप क्या करेंगे? आप अपने प्रोग्राम से इस कर्सर के अंदर जाएंगे और कर्सर से इन रोज को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कर्सर के अंदर एक पॉइंटर होगा, या कर्सर के अंदर कर्सर होगा, लॉजिकल कर्सर होगा, जिसकी पोजीशन कहाँ होगी? हमारी इनिशियली 0 पर होगी। आप जो रो फैच करना चाहते हैं वो आप फैच कर सकते हैं कर्सर के नेक्स्ट। इसी प्रोग्राम में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे रो काउंट ना करके मुझे क्या करना है, मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर से पहली रो फैच करनी है, तो आप लिखेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फैच वन। फैच वन मेथड क्या करता है? कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोज आई हैं उनमें से जो सबसे पहली रो है वो फैच करके आपको दे देगा। और कैसे देगा? एज
टपल। अब जैसे ही एक रो फैच हो जाती है, हमारा जो कर्सर है ये उस रो पर आगे शिफ्ट हो जाता है जो फैच हो चुकी है, 1 पर आगे। अब अगर किसी ने फिर से मांगी एक रो और दो हमें, तो वही नहीं मिलेगी, नेक्स्ट मिलेगी। याद करो फाइल के हैंडलिंग में कर्सर जो होता था वो भी ऐसे चलता था, सेम कहानी इसकी भी है। तो अगली वाली रो आ गई और हमारा कर्सर एक पोजीशन आगे आ गया होगा। अभी बताओ फैच 1 से एक बार में एक नेक्स्ट रो आती है, कर्सर के नेक्स्ट जो रो होती है, और कर्सर की इनिशियल पोजीशन जब कर्सर क्रिएट होता होगा तो वो 0 पर होती है, इसलिए शुरू से जब हम फैच 1 कर रहे हैं तो पहली रो में दिख रही है। एक बार में मल्टीपल रो फैच करना है तो फैच मैनी, मैंने कहा 2 या 3। तो अब मुझे कितनी रो मिलेंगी कर्सर के अंदर से? 3। कौन सी 3? 2 के बाद की 3। 2 तो फैच कर चुके आप, 2 के बाद की 3 मिलेंगी, ना कि शुरू की 3। तो 3 टपल मिलेंगे, एक और टपल में रखा है। तीसरी रो, चौथी रो, 5वीं रो, हर रो टपल में रखकर आपको मिल रही है। अब हमने कहा सर सारी ले आओ ना एक बार में, ऐसे कहाँ तक लाओगे? तो सारी का मतलब क्या है वो आपको समझना होगा। फैच ऑल, तो फैच ऑल क्या करेगा? सारी रोज लेकर आएगा, लेकिन कौन सी सारी? 5 के बाद से जितनी बच गई वो सारी। अगर मैं इस लाइन को इनिशियली लिख देता तो उस समय फैच ऑल वाला सेंस देता कि मैं सारा लेकर आ गया। ठीक है, तो सारी रोज आपको यहाँ पर ऐसे जो बच गई वो मिल जाएंगी। अच्छा, इस क्वेरी को थोड़ा सा कस्टमाइज मैं करता हूँ। कैसे करेंगे कस्टमाइज इस क्वेरी को? यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सारे कॉलम चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए नेम और रोल नंबर। अब बताओ कि कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारी रोज आई होंगी उनमें कितनी वैल्यूज रही होंगी? 2। सबसे पहली वैल्यू क्या रही होगी? नेम की। और फिर उसके बाद तो एक काम करता हूं, मैं फैच ऑल लगा देता हूँ इसमें, है ना। नेम रोल नंबर, नेम रोल नंबर। तो कर्सर ऑब्जेक्ट में रोज आती हैं वो टपल बनकर आती हैं, और उस टपल में कितनी वैल्यूज किस ऑर्डर में आएंगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने सेलेक्ट क्वेरी लिखते समय कितने कॉलम किस ऑर्डर में मांगे थे। अगर आपने एस्टेरिस्क लगा दिया तो सारे कॉलम उसी ऑर्डर में आ जाएंगे टपल के अंदर। जरूरी है कि सारी रोज आएंगे? हमने कहा नहीं, ये तो आपके सेलेक्ट के वेयर क्लॉज पे डिपेंड करेगा कि मुझे रोल नंबर दे दो, मुझे मार्क्स दे दो, किसके? सबके नहीं, वेयर लगा दो। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, जिनके 60% नंबर आए हैं वो डेटा दिखा दो उनका बस। तो याद है, हमने कहा सब कुछ दिखा दो। चिंटू के 82 नंबर हैं, अर्जुन के हैं, विराट के हैं, तो जिनके नंबर 60 से ज्यादा थे वही रोज हमारी आई हैं। तो ये बताता है कितने कॉलम किस ऑर्डर में, वेयर बताता है कितनी रोज, नहीं बताओगे तो सारी रोज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कर्सर के अंदर से अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब एक काम करेंगे, कुछ कल मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कराऊंगा, जिसमें पाइथन से लेकर एसक्यूएल तक सारी होंगी। तो कल भी आप लोग आ जाइए, है ना, 9:30 बजे आ जाइए, और जो चीज़ें रह गई हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उसमें कुछ मैं जिन लोगों का स्पेशली कहीं कोई मिनी प्रोजेक्ट दिखाना है तो मैं आपको कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स का आइडिया दे दूंगा कि कौन कौन से मिनी प्रोजेक्ट्स आपके हो सकते हैं, और कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। मेरे पास हैं बने हुए, स्टूडेंट्स ने बना रखे हैं, वो मेरे पास हैं, तो वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। और फिर आप उनको ले लेना मुझसे, फिर आप उनको गो थ्रू करना, समझना वो कैसे बनाए गए होंगे, और आप कहीं दिखाना चाहें, रिज्यूमे लिखना चाहें तो उनको लिख भी सकते हैं, है ना। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह और हैं जो मैंने आपको कल शेयर करे भी थे पहले से, कुछ और मटेरियल भी है जो मैं शेयर कर दूंगा। तो कल भी मिल जाते हैं, 9:30 बजे पढ़ लेते हैं ना, बार बार तो पढ़ना नहीं, लाइफ में एक बार ही पढ़ा। तो कल आ जाना, कल सीएससी वाला ही पढ़ा देंगे। कल 9:30 बजे फिर मिलेंगे, और जो बचा कुछ जो भी आपके मन में शंका रहे, डाउट रह गए हैं, वो कल पूरे कर लेना।